बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम नाटक, आपके कोर्स में नाटक है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद कृत। उससे पहले हम नाटकों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। सबसे पहले नाटक की उत्पत्ति और लक्षण, इस पर हम विचार करेंगे। विद्यार्थियों, यह सर्वविदित है कि नाटक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसकी उत्पत्ति नट धातु से मानी गई है और नट धातु नृत्य का रूप है, जिसे नृत्य आदि का भी समावेश नाटक में हो जाता है। नाटक साहित्य की अत्यंत प्राचीन और समृद्ध विधा है। विशेष रूप से संस्कृत नाटकों की एक समृद्ध और गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ रही है। ये एक रमणीय विधा भी है। आचार्य भरत मुनि ने इस पर विचार करते हुए अपने नाट्य शास्त्र में काव्येषु नाटकम रम्यम कहकर इसके महत्व को प्रतिपादित किया है। हिंदी साहित्य में नाटक शब्द संस्कृत के रूपक और अंग्रेजी के ड्रामा शब्द का पर्यायवाची है और दोनों का एक सम्मिलित प्रभाव उत्पन्न करता है। मूलतः नाटक संस्कृत रूपक का एक भेद है और आज व्यापक अर्थ में सभी प्रकार के रूपक या दृश्य काव्य के लिए यह प्रयुक्त होता है। सबसे पहले हम नाटक की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार करते हुए कुछ विद्वानों के विचारों से यहाँ अवगत होंगे। नाटक की उत्पत्ति कब हुई, इस संदर्भ में भारतीय विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, आपस में मतभेद भी हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने इस संबंध में दो मत अपने प्रस्तुत किए हैं। तो वो नाटक की उत्पत्ति के संबंध में एक तो धार्मिक उत्पत्ति के मत को स्वीकार करते हैं और दूसरा लौकिक उत्पत्ति के मत को ये स्वीकार करते हैं। अब धार्मिक उत्पत्ति से संबंधित मत क्या है, इससे नाटक की उत्पत्ति किस प्रकार मानी गई है। ये एक देवी उत्पत्ति, इसमें भी दो भाग किए हैं। एक देवी उत्पत्ति संबंधी है और दूसरा वेद रामायण आदि ग्रंथों से संबंधित है। पहले हम देवी उत्पत्ति से संबंधित धारणा पर, विचार पर यहाँ चर्चा करेंगे। इसमें भी आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ये उल्लेख किया है कि नाटक की उत्पत्ति का संबंध देवताओं से है। इस बात की चर्चा करते हुए भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में ये उल्लेख करते हैं कि एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम ऐसा कुछ खेल देखना चाहते हैं जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। ब्रह्मा जी ने इसको स्वीकार किया और उनकी ही इच्छा पर पंचम वेद अर्थात नाट्य वेद की रचना हुई। पंचम वेद इसे इसलिए कहा गया है कि शेष चारों वेदों में से अभिनय, नृत्य, संगीत आदि को लेकर के इस पांचवें वेद की रचना की गई, इसीलिए इसको पंचम वेद कहा गया है, पांचवा वेद माना गया है। ऐसा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया है। दूसरा मत है, ये भी धार्मिक उत्पत्ति से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पर वेद जो शास्त्र हैं तथा रामायण आदि जो ग्रंथ हैं उससे संबंधित यहाँ विचार प्रस्तुत किया गया है कि वेदों और रामायण आदि से नाटक की उत्पत्ति हुई है। इस वर्ग में भारतीय विद्वानों के साथ ही पाश्चात्य विद्वानों, विशेष रूप से मैक्स मूलर आदि ने इस मत की पुष्टि की है। अपने ग्रंथों में, अपने विचार में इसको पुष्ट किया है कि भारतीय नाटक का उद्भव वेद और रामायण से हुआ है। उनका कहना है कि ऋग्वेद में अभिनय के अनुसरण के, संवाद के तत्व विकसित हो चुके थे और नाटकों का विकास वेदकालीन नृत्य, गीत, सोमपान और संलापों से हुआ है, वार्तालाप से हुआ है। इसी बात की पुष्टि करते हुए कीट ने भी नाटक का विकास रामायण काल से माना है। वो रामायण के लवकुश प्रसंग से नाटक की उत्पत्ति मानते हैं
और उस प्रसंग में उन्हें रामायण में अभिनय का जो अभिनयात्मक पाठ जो रहा है लव कुश प्रसंग में, उसको वो नाटकों से जोड़ करके देखते हैं। ये तो हुआ धार्मिक उत्पत्ति संबंधी मत, देवी उत्पत्ति और वेद रामायण संबंधी उत्पत्ति। अब हम इसकी लौकिक उत्पत्ति पर विचार करते हैं। इसमें पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने मत प्रकट किए हैं और ज़्यादातर पाश्चात्य विद्वान नाटक की उत्पत्ति लौकिक मत से जोड़ करके देखते हैं। प्रोफेसर हिबले ने इस बात को स्वीकार किया है कि नाटकों की उत्पत्ति कोई देवी उत्पत्ति नहीं है, वेद रामायण से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि जो लोक में स्वांग रचा जाता है उस स्वांग से ही नाटकों की क्रमशः विकास हुआ है। यानी कि इसकी उत्पत्ति के जो बीज हैं हमें लोक स्वांगों में देखने को मिलते हैं। पाश्चात्य विद्वान पिशेल ने ही नाटक की उत्पत्ति को कठपुतलियों से माना है और कठपुतलियों के इस प्रसंग को वे कथा सरित्सार जैसे ग्रंथों से जोड़ करके देखते हैं और वह कहते हैं कि वहाँ पर कठपुतलियों की जो चर्चा हुई है उस चर्चा में ही नाटक के बीज विद्यमान है। एक और अन्य पाश्चात्य विद्वान रिजवे हैं, वे मृतक वीर पूजा से नाटकों का संबंध जोड़ते हैं। उनके अनुसार यह प्रवृत्ति दुनिया के सारे देशों में रही है कि वीर पूजा, जो मृतक वीर हैं या जिन्हें आज हम शहीदों की संज्ञा देते हैं, ऐसे वीर व्यक्तियों की पूजा से इसका नाटक का संबंध है। अब इन चीज़ों पर विचार करने के पश्चात एक चीज़ तो स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि नाटक रचना का सूत्रपात भारत में ही हुआ है। चाहे हम भारतीय विद्वानों की बात करें, चाहे हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करें, सभी विद्वान नाटक के सूत्र भारत में ही देखते हैं, भारतीय ग्रंथों में देखते हैं, भारतीय देवीय सिद्धांत में देखते हैं या भारतीय लोक में देखते हैं। कुल मिलाकर के सभी का एक रूप ये मानना है कि भारत की इसकी नाटक की उत्पत्ति के जो बीज हैं वो भारत में ही विकसित हुए हैं और इनका सूत्र हमें विशेष रूप से ऋग्वेद में मिलता है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का एक वाक्य है, जाग्रह पाठम ऋग्वेदात, जो ये प्रमाणित करता है कि नाटकों की जागृति, उसकी उत्पत्ति, उसके बीज ऋग्वेद में विद्यमान है। और रामायण में भी इस बात के उल्लेख है कि नाटकों की उत्पत्ति ऋग्वेद से ही मानी गई है। इसके अतिरिक्त हरिवंश पुराण में भी नाटक खेले जाने का संकेत देखने को मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और अनेक विद्वानों ने इस चीज़ की पुष्टि भी की, इस बात की पुष्टि भी की है कि हरिवंश पुराण में नाटक खेले जाने की बात कही गई है कि प्राचीन भारत में इस तरह से नाटक खेले जाते थे। भारतीय काव्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र का सर्वप्रथम विशद विवेचन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है और उन्होंने इसे पंचम वेद कह करके इसके महत्व को प्रतिपादित किया है। अब आइए नाटक के लक्षणों और उसकी परिभाषा पर हम विचार करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक के लक्षणों पर बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। उसमें सबसे पहले नाम भरत मुनि का ही आता है। उन्होंने नाटक के लक्षण देते हुए ये स्पष्ट किया है कि स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है, यानी कि नाटक में लोक का सुख दुख समन्वित होता है और अंगों के द्वारा, अभिनय के द्वारा उस सुख दुख की अभिव्यक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से उनके अनुसार, आचार्य भरत के अनुसार, नाटक वह रचना है जिसमें लोक का सुख दुख समन्वित रहता है और अभिनय के द्वारा उस सुख दुख की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त आचार्य अभिनव गुप्त ने भी नाटक के लक्षणों पर, उसकी परिभाषा पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि नाटक एक दृश्य काव्य है जो कल्पना और यथार्थ दोनों का समन्वित रूप है और इसके द्वारा सर्वसाधारण या जनसाधारण आनंद की प्राप्ति करता है, यानी कि ये आनंद प्रदान करने वाला है, सुख दुख से समन्वित है और
कल्पना और यथार्थ का भी रूप इसमें देखने को मिलता है। आचार्य महिम भट्ट ने भी नाटक की परिभाषा देते हुए कहा है कि नाटक रस और अभिनय से पूर्ण होता है, यानी कि नाटक में रस भी होता है और अभिनय भी होता है, दोनों का समन्वित स्वरूप नाटक है। आचार्य विश्वनाथ जो साहित्य दर्पणकार हैं, उन्होंने भी नाट्य लक्षणों पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने जो विस्तार से प्रकाश डाला है उसका सार इस प्रकार हम कर सकते हैं कि नाटक का व्रत विख्यात होना चाहिए, लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। आप जिस भी घटना को, जिस भी पात्र को, जिस भी चरित्र को लेकर के हम नाटक की रचना करते हैं, वह चरित्र, वह व्रत लोक प्रख्यात होना चाहिए। उसमें 5 संध्या होनी चाहिए नाटक में। नाटक में अनेक गुण आदि और ऐश्वर्य आदि का वर्णन भी होना चाहिए। अनेक प्रकार के रसों से वो युक्त होना चाहिए। यद्यपि उसमें वीर रस और श्रृंगार रस ही अंगिरस के रूप में स्वीकार किए गए हैं, शेष रस सहायक रस के रूप में है, लेकिन रसोद्रेक नाटक में होना चाहिए, उसकी अनिवार्य शर्त आचार्य विश्वनाथ ने बताई है। इसके अलावा भी उसका जो नायक है नाटक का, वह प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न होना चाहिए, प्रतापी, धीर, गुणवान, कोई राज ऋषि या दिव्य व्यक्ति ही नाटक का नायक होना चाहिए। इसमें निर्वहन संधि भी होनी चाहिए और इसमें 4 या 5 पुरुष प्रधान कार्य के साधन में होने चाहिए और इसके अतिरिक्त इसमें 5 से लेकर के 10 अंक होने चाहिए। इस तरह से उन्होंने नाटकों की जो नाटक की के लक्षण स्पष्ट किए हैं। इन लक्षणों से स्पष्ट हो जाता है कि कुल मिलाकर अगर सार रूप में कहें तो नाटक एक अभिनयात्मक विधा है, जिसमें लोक के सुख दुखों से जो समन्वित रहता है, अभिनय के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। विविध प्रकार के रसों का इसमें प्रयोग किया जाता है, विविध प्रकार की संधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसकी वस्तु प्रख्यात, ऐतिहासिक या पौराणिक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें नाटकों के लिए भारतीय आचार्यों ने निर्दिष्ट की हैं, निर्धारित की हैं।